करेंगे वर्कशीट नंबर 44 जो कि आपकी 14 अक्टूबर के लिए बनी हुई है। अभी आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है ऊतक वाला। ओके, ये आपका रिलेटेड है कोशिका वाले चैप्टर से जो आपने पढ़ा था कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई थी हमारी। तो अब हम इसमें ये जानेंगे कि जैसे कोशिका शरीर के लिए कार्य करती है, क्योंकि हमारा शरीर ही कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, तो ज्ञान पूछता जिज्ञासा दीदी से कि क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। तो जिज्ञासा कहती है कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है। हमने इसको समझा भी था कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होते हैं। वो जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं वो एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय वो होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि मनुष्य है, जंतु हैं, सारे पादप हैं, पौधे मतलब जितनी भी वनस्पतियां हैं। तो ये जब बहुकोशिकीय हो गए तो इनके अंदर क्रियाएं भी अधिक होंगी, और जब क्रियाएं अधिक होंगी तो उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिकाएं भी उसी प्रकार कार्य करेंगी। तो जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। स्पेशल जो सेल्स होती हैं कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करती हैं। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात आ गई, विभिन्न समूहों द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शरीर बना हुआ है वो कोशिकाओं से तो बना हुआ है, पर वो कोशिकाएं मिलकर कैसे हमारे शरीर को चलाती हैं ये हम यहाँ पर समझेंगे कि कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा कार्य किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम आ गया ऊतक, कि ऊतक क्या है, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अब ये चित्र से आप समझिए कि कोशिकाएं एक प्रकार की मिल गई तो ऊतक बनाएंगी, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग बनाएंगे, और वो अंग जब सारे मिल जाएंगे तो एक बनता है अंग तंत्र। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने कोई भी एक अंग तंत्र लिया, माना हमने पाचन तंत्र लिया। ये हम एनिमल की बॉडी में बात कर रहे हैं। पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र में क्या होगा, मुंह भी होगा, है ना, और उसमें जब हम खाना खाते हैं मुंह से खाया, पेट में गया, आगे तक गया, तो पेट में ये आपका इस तरह से बना होता है, पेट में होता है, फिर आंतें होती हैं जिसके अंदर खाना जाके डाइजेस्ट होता है, पाचन क्रिया होके फिर वो रिमूव होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तंत्र में अंग आ गया। अगर उल्टे चले, अंग तंत्र से अंग हैं ये सारे, पेट, मुंह, अमाशय जिसको हमने पेट कहा था, आहार नली, ठीक है, आते, ये सब मिलकर क्या है, ये अंग हैं। तो अंग किससे बने हैं, ऊतकों से बने हैं। ठीक है, और वो ऊतक किससे बने हुए हैं, कोशिका से, क्योंकि जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। ओके, तो कोशिका से अब वापस चलते हैं, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से अंग तंत्र बनता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, और विभिन्न अंगों के ऊतकों की कोशिकाएं अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। आगे समझ में कि पाचन तंत्र की जो ऊतक हैं वो पाचन का कार्य करेंगे, और श्वसन तंत्र के जो ऊतक हैं, जिस अंग में वो ऊतक हैं, वो श्वसन का कार्य करेंगे। इसी तरह से मनुष्य और पादप दोनों अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के दोनों में ऊतक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है वो तो मूव कर रहे हैं, मनुष्य या एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और उनके अंदर ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, परंतु पादप जो होते हैं, पौधे, वो स्थिर होते हैं, और स्थिर होते हैं, आ जा नहीं सकते। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, माना एक पेड़ खड़ा है, ये आंधी, हवा, पानी सबसे जूझ रहा है, बहुत तेज तूफान भी आया, तो इसको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से भाग नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। इसलिए इसके जो ऊतक होंगे वो ऐसे दृढ़, कठोर होने चाहिए, जो इसको इस सारे एनवायरनमेंट से बचा सकें।
और इसको ग्रो भी करना है, उसमें भी हेल्प कर सकें। ठीक है, जंतु के साथ ऐसा नहीं है। जंतु को क्या है, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो उसके ऊतक उस प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। परंतु पादप कोशिकाएं से जो ऊतक बनते हैं वो अधिकांश जो होते हैं सहारा देने वाले होते हैं। यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं। डेड मीन्स ये मृत होंगे। पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है, ये नहीं कि ग्रो कर रहा है एक पेड़ अनलिमिटेड टाइम तक ग्रो करता रहेगा। छोटा सा वो जब वो बिल्कुल उसमें छोटे छोटे से पत्ते आए, बिल्कुल सीड से वो बड़ा हुआ, फिर वो बड़ा ट्री बना, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। और पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पादप में जो ऊतक हैं वो दो टाइप के हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मीन्स विभुजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक मीन्स परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक हैं ये विभाजित होते रहेंगे आगे तक। अब हम चित्र से समझते हैं इसको। डायग्राम दिखाया हुआ है कि कैसे विभुजोतक ऊतक जो होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं और कैसे प्लांट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले आप चित्र देखिए। ये भी है आपका विभुजोतक ऊतक का चित्र। इस चित्र में आप देखेंगे सबसे ऊपर टिप दिखाई है, जैसे पेन की टिप होती है, इसको हम कहते हैं शीर्षस्थ विभुजोतक ऊतक। बीच में सेंटर में ये पॉइंट दिखाया है, इस सेंटर को हम कहते हैं अंतर्विष विभुजोतक। और नीचे वाला है पार्श्व ऊतक। तो तीन प्रकार क्या है, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व ऊतक। ये तीन प्रकार के क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभुजोतक ऊतक हैं। ओके, क्यों? क्योंकि पौधों में जो वृद्धि है वो कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है, जिनको हम विभुजोतक ऊतक कहते हैं। और तीन प्रकार हमने चित्र से समझ लिए। अब आप देखिए शीर्षस्थ विभुजोतक, ये पौधों में जड़ तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है, ग्रोथ ऑफ द लैंड। ओके, उसके बाद अंतर्विष जो होता है ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। जहाँ पर लीफ अटैच कर रही है, ये आपका एक प्लांट गया, ये स्टेम तना है, इससे एक पत्ती, तो पत्तियों के आधार जहाँ से ये अटैच है यहाँ पर, या जो टहनी आपकी दो कमाना कई ब्रांचेस हैं, तो टहनी के पर्व, टहनी के जो इंटरनोड है उस पर उसके दोनों ओर उपस्थित रहता है। ठीक है, पार्श्व ऊतक जो होते हैं सबसे नीचे हैं, तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि करने के लिए इसकी girth को बढ़ाएंगे। तना ऐसे मोटाई में जो बढ़ा, पहले पतली सी डंडी थी, जब छोटा प्लांट था फिर वो धीरे धीरे बढ़ा तो मोटा हो गया, तो ये पार्श्व विभुजोतक ऊतक के कारण होता है। ठीक है, अब गुण देखेंगे हम इनके, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। विभुजोतक ऊतक के गुण, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊतक क्या है। तो ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक पर्टिकुलर कार्य करेगा उसे हम ऊतक कहते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो पादप और जंतु ऊतक में आप अंतर लिख देंगे। पादप के जो ऊतक होते हैं अधिकतर मृत होते हैं, परंतु जंतुओं के ऊतक अधिकांश जो होते हैं जीवित होते हैं। इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इन कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। और इसमें जो है एक समान नहीं है, कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, परंतु कुछ की जो वृद्धि है वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। यहाँ से आप अंतर लिखेंगे। क्लियर। अब आप देखिए विभुजोतक ऊतकों के प्रकार और पौधों में उनकी स्थिति। ये प्रकार हैं, पौधों में उनकी स्थिति चित्र से दिखाएंगे। चित्र सुंदर सा बनाइएगा, और ये तीन प्रकार आप यहाँ से देख के लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभुजोतक ऊतकों के कोई दो गुण। हमने अभी अभी दो गुण पढ़े हैं।
कि इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। ये आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। दोनों गुण लिखे हुए हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है और रसधानियाँ इसमें नहीं होती। क्लियर? तो ये आपने सिर्फ अभी कौन से ऊतक समझे? विभुजोतक ऊतक, जो कि प्लांट वाले ऊतक में आते हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ के समझ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।